हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की जो क्लास है जिसमें आपको पढ़ना है मेजिनी, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण, काउंट काबूर, गैरिबॉल्डी, जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क। मेजिनी मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। तो सबसे पहले एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, जो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो वो हो जाएगा मेजनी, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीपीय से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना था। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। सन 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीतिक में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया को हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। अब सबसे बड़ी बात है, जो जितने भी पक्षधर थे सभी इटली का एकीकरण चाहते थे, लेकिन सबों का अपना अपना मत और अपना अपना विचार था, जिस वजह से ये जो है अवरुद्ध हो रहा था इटली के एकीकरण का जो कार्य था। और इसमें आगे का जो पॉइंट्स है, जो नोट्स है, आप लोगों को नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है। इसमें है परिचय। मेजनी क्या है? मेजनी एक साहित्यकार, राष्ट्रवादी, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो इटली साहित्यकार भी है, राष्ट्रवादी एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी है। उसमें आदर्शवाद अधिक था, व्यवहारवादिक जो व्यवहारिक राजनीति थी इसकी कमी थी। उसे इटली के राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो एक जो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो इटली के राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा मेजिनी। और अक्सर ये पॉइंट्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, तो आप लोग को इसको ठीक से प्रिपेयर करके जाना है। प्रमुख संस्थाएं जो थी वो थी यंग इटली। इसकी स्थापना हुई थी 1831 ईस्वी में। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, तो 1831 ईस्वी में हुई थी। अगर किसी संगठन की स्थापना हो रही है, अगर कोई संस्था बन रहा है, तो उस संस्था का एक उद्देश्य भी होता है। उद्देश्य इटली से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना, संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना। इस संस्था ने युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक इटली इसका नारा दिया था। यंग यूरोप 1834, इसका जो उद्देश्य था, यूरोप के अन्य देशों के राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थक देना, जैसे जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड,
आदि। इससे मेजनी का राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया। 1848 की क्रांति और मेजनी। 1848 में पूरे यूरोप में क्रांतियां हुई। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख को पद छोड़ना पड़ा। इस अवसर पर मेजनी इटली का राजनीतिक में पुनः सक्रिय हो गया। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि ध्यान देने वाली बात है, मेजनी इटली को गणराज्य बनाना चाहता था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में एकीकरण चाहता था। पोप इटली को धर्मराज्य बनाना चाहता था। इन विचारों के टकराव से एकीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। स्वाभाविक है, अगर मेजनी का विचार जो है वो इटली को गणराज्य बनाना है, तो यहाँ सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो शासक है वो अपने नेतृत्व में एकीकरण चाहता था। मतलब मेजनी अपने नेतृत्व में चाहता था इटली का एकीकरण करना। जो सार्डिनिया का जो पिडमाउंट का शासक था वो अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण चाहता था। और जो पोप था वो इटली को धर्मराज्य बनाना चाहता था। तो इन सभी टकरावों के कारण जो है क्या हो गया, इटली में एकीकरण की बाधा उत्पन्न हो गई। इसके असफलता के क्या कारण थे? तो इसके असफलता के कारण थे विभिन्न नेताओं के अलग-अलग लक्ष्य, ऑस्ट्रिया का सैन्य हस्तक्षेप, चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय, जनवादी आंदोलनों का दमन। अंततः मेजिनी को फिर इटली छोड़कर पलायन करना पड़ गया, क्योंकि जो उस समय की जो वो स्थितियां थी वो विपरीत थी। और वहाँ अलग-अलग विचारक भी उस टाइम पीरियड में थे। तो यही सब इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। और इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण जब प्रारंभ होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, क्योंकि अलग-अलग लोग, अलग-अलग विचारधाराएं। परंतु धीरे-धीरे इटली में एक आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर एमेनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली का एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन रहा है, जो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? तो वो हो जाएगा विक्टर ने। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण में अगर आप लोगों को नोट्स लिखना है तो आप लोग लिखेंगे इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण, 1848 के बाद की स्थिति। तो 1848 के बाद की जो स्थितियां बनी वो था 1848 तक मेजनी के प्रयास असफल रहे, लेकिन इन आंदोलनों से जन जागरूकता बढ़ी, क्योंकि रह रह कर समय पर प्रयास किया जाता रहा। भले यह आंदोलन असफल हो गया हो, लेकिन इससे लोगों में जनशक्ति की भावना बढ़ी, जन जागरूकता बढ़ी और इटली में राष्ट्रीयता की भावना और मजबूत हुई। अब इत, अब एकीकरण का नेतृत्व आदर्शवादी क्रांतियों से हटकर व्यवहारिक शासकों के हाथ में आ गया। और इसका क्या असर हुआ? तो इसका असर ये देखने को मिलता है, विक्टर एमेनुएल द्वितीय सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक बनता है, राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक भी है, इटली के एकीकरण के लिए दृढ़ संकल्पित भी है। उसने समझ लिया कि केवल क्रांति से नहीं बल्कि कूटनीति और युद्ध से एकीकरण संभव है। इससे पहले जो भी आए उन सबों ने क्रांति पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन ये पहला व्यक्ति था विक्टर एमेनुएल द्वितीय, जिसने कूटनीति
और युद्ध के एकीकरण को संभव बताया। काउंट काबूर की अगर बात करें तो यह प्रधानमंत्री था। 1852 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। अत्यंत व्यवहारिक और कूटनीतिज्ञ नेता था। उसने सेना को मजबूत किया और आर्थिक सुधार किए। फ्रांस के साथ मैत्री कर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध समर्थन प्राप्त कर लिया। और ये प्रयास थे काउंट काबूर के। काबूर की नीतियां थी सेना का आधुनिकीकरण, उद्योग और व्यापार का विकास, फ्रांस से संधि, नेपोलियन तृतीय से ऑस्ट्रिया को इटली से हटाने की योजना। और ये सभी प्रयास काउंट काबूर कर रहा था जो उस समय प्रधानमंत्री बना था। अगर हम इसकी द्वितीय चरण की बात करें, उसकी विशेषताओं की बात करें, तो हम देखेंगे जो नेतृत्व तो अब सार्डिनिया पिडमाउंट के हाथों में आ गया। आदर्शवाद के स्थान पर व्यवहारिक राजनीतिक अपनाई गई, क्योंकि पहले जो बात हो रही थी वो आदर्शवाद पे हो रही थी, लेकिन अब आदर्शवाद से जो बातें हैं वो हटके व्यवहारिक राजनीतिक पर आ गई। एकीकरण की दिशा स्पष्ट हुई। अब काउंट काबूर की बात कर लेते हैं। तो काउंट काबूर के विषय में क्या लिखा है? काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा है ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा था इटली के एकीकरण का, क्योंकि वह सैन्य हस्तक्षेप से इटली के एकीकरण में इटली का जो एकीकरण है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा था, अवरुद्ध डाल रहा था। उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। अब सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पे फ्रांस की ओर से जो है लड़ने का जो प्रयास है, ये बहुत ही बड़ी एक कूटनीति चाल थी। इसका आगे बहुत ही लाभ होता है। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूर की महत्वता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो यह घटना पहली बार हुई जब काबूर ने ऑस्ट्रिया को गैर कानूनी घोषित करार दे दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर आ गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बता दी। काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाएं नामक दो रियासतें काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूर को भी यह आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस और सेवाएं नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया था। परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूर के दृष्टि में संभव नहीं था। इसी बीच 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के बड़े राज्य लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा हो गया। एक तरफ लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूर के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली।
युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की। इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः काबूल ने नेपोलियन को सेवाएं प्रदेश देने का प्रलोभ देकर ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों को पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत संग्रह कराए जाएंगे। काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860 और 61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया और जनमत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण को समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एमेनुएल को शासक मान लिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट्स के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। काउंट काबूल इटली के एकीकरण में भूमिका। अब काउंट काबूल का थोड़ा सा परिचय हो जाए तो काबूल सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री 1852 ईस्वी में बना था। सफल कूटनीतिज्ञ, व्यावहारिक और राजनेता और राष्ट्रवादी भी था। वह ऑस्ट्रिया को इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा मानता था। वो ऐसा इसीलिए मानता था क्योंकि जगह जगह पे और हर समय ऑस्ट्रिया सैन्य कार्रवाई के द्वारा इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर ही रहा था। तो इसमें कोई शक नहीं था जो ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। काबूल की कूटनीति। क्रीमिया युद्ध 1853-54। काबूल ने फ्रांस के पक्ष में युद्ध में भाग लिया जबकि फ्रांस ने आग्रह नहीं किया था, तो इसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला, इसको फायदा हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन 1856 में पिडमाउंट को बुलाया गया। काबूल ने वहां इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया। उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी। नेपोलियन तृतीय से संधि। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैन्य सहायता देने का वादा किया। बदले में काबूल ने नीस और सेवाएं फ्रांस को देने की सहमति दी। शर्त: उत्तर व मध्य इटली की रियासतें यदि जनमत से पिडमाउंट में मिलाना चाहे तो फ्रांस विरोध नहीं करेगा। इसकी आलोचना भी हुई। नीस और सेवाएं देना राष्ट्रीय असीमितता से समझौता माना गया। 1859 का युद्ध ऑस्ट्रिया बनाम पिडमाउंट। सीमा विवाद के कारण युद्ध शुरू हुआ। फ्रांस ने पिडमाउंट का साथ दिया। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। लोम्बार्डी पिडमाउंट को मिला। नेपोलियन तृतीय राष्ट्रवाद से घबराकर पीछे हट गया। इसका समझौता जब हुआ तो लोम्बार्डी पिडमाउंट को मिला, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को। जनमत संग्रह और एकीकरण 1860 और 61। तो इस बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। काबूल ने मध्य और उत्तरी इटली की रियासतें मिलाई जिसमें था परमा, मोडेना, टस्कनी आदि। जनमत संग्रह कराकर विलय को वैध बनाया। फ्रांस और इंग्लैंड के समर्थक से ऑस्ट्रिया विरोध नहीं कर सका। 1861 तक रोम और वेनेशिया को छोड़कर अधिकांश इटली का एकीकृत या एकीकरण हो चुका था। विक्टर एमेनुएल को इटली का शासक स्वीकार किया गया।
तो ये फर्स्ट टाइम था जो विक्टर एमेनुएल जो है वो इटली का शासक जब बनता है, उस समय लगभग इटली का एकीकरण हो चुका था, वेनेशिया और रोम को छोड़कर। कावूर का मूल्यांकन। इटली के एकीकरण का वास्तविक शिल्पकार अगर किसी को माना जाता है तो वो है कावूर। कूटनीति, युद्ध और जनमत का संतुलित प्रयोग। अगर इस तीनों में से किसी एक का भी प्रयोग अगर ठीक से नहीं होता तो इटली का एकीकरण संभव नहीं था। लेकिन कावूर ने कूटनीतिज्ञ, युद्ध और जनमत संग्रह के बल पर इटली का एकीकरण कर लिया था। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, क्योंकि अगर हम किसी समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाएंगे तो और भी जो अन्य देश हैं उनकी जो नज़रें हैं वो इन समस्याओं पे नहीं आएगी। तो कावूर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहा। उसने ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बता दिया और इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर ऑस्ट्रिया को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ याद करने वाली बात है। 1852 कावूर प्रधानमंत्री बना। 1853-54 क्रीमिया का युद्ध हुआ। 1859 ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ। 1860-61 उत्तर व मध्य इटली का विलय हो चुका था। और इन सभी में कावूर का जो योगदान रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, सराहनीय रहा है। इंग्लिश मीडियम के जो भी छात्र हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके लिए भी जो है ये नोट्स बाइलिंगुअल किया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये उपलब्ध है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं गैरीबॉल्डी की। गैरीबॉल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था। तो जो गैरीबॉल्डी था वो पेशे से क्या था? नाविक था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाता है। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। बाद में कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबॉल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। गैरीबॉल्डी ने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबॉल्डी की समर्थक बन गई। गैरीबॉल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। कावूर के विचार गैरीबॉल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु कावूर ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरीबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब कावूर ने गैरीबॉल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। इस बीच गैरीबॉल्डी की भेंट कावूर से हुई। गैरीबॉल्डी ने रोम के अभियान की योजना त्याग दिया और ये योजना उसने इसीलिए त्यागा क्योंकि उसकी मुलाकात कावूर से हो जाती है। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबॉल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। गैरीबॉल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमेनुएल द्वारा दिया भी गया, परंतु इसने अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबॉल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी भी लिखी। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश कावूर की मृत्यु हो गई। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कावूर की मृत्यु कब हुई थी?
तो वो 1862 ईस्वी में हुई थी। तो 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूल की जब मृत्यु हो गई और इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुएल ने स्वयं किया था। 1870-71 में फ्रांस और पर्सिया के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर एमेनुएल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुएल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ, उस जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजिनी, कावूर, गैरिबोल्डी जैसे राष्ट्रीयवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुएल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हो पाया। अब यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, आप लोग इस नोट्स को नोट कर लीजिए। गैरिबोल्डी, इटली के एकीकरण की भूमिका। अब हम यहाँ बात करेंगे जो गैरिबोल्डी ने इटली के एकीकरण में अपनी कौन सी योगदान को दिया, उसकी क्या भूमिका थी इटली के एकीकरण में। तो सबसे पहले हम गैरिबोल्डी के थोड़ा सा परिचय कर लें। गैरिबोल्डी क्या था, कहाँ से था, ये सभी चीज़ों को जानते हैं पहले। गैरिबोल्डी पेशे से नाविक परंतु स्वभाव से क्रांतिकारी राष्ट्रवादी था। प्रारंभ में मेजिनी के गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। बाद में गैरिबोल्डी काबूल के प्रभाव से संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बना। रेड शॉर्ट्स, लाल कमीजधारी सैनिक उसकी पहचान थी, क्योंकि गैरिबोल्डी ने एक अपनी सेना बना रखी थी। दक्षिणी इटली का अभियान 1860, गैरिबोल्डी ने स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किए। वहां की जनता बोरबोन राजवंश के अत्याचारों से परेशान थी, इसलिए उसने गैरिबोल्डी का समर्थन किया, क्योंकि जब अगर जनता का समर्थन मिल जाता है तो युद्ध जीतना बहुत ही आसान हो जाता है, जिससे दक्षिण में गणतंत्र स्थापित किया गया। बाद में जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी शर्त विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया गया। अगर गैरिबोल्डी के जगह पे अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन गैरिबोल्डी ने ऐसा किया और वाकई में उसका दिल बहुत बड़ा था, क्योंकि अपने जीते हुए क्षेत्र को देना, किसी को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना, ये त्याग बहुत बड़ी होती है और इसका सराहना भी किया गया है। यह त्याग उसकी महानता का प्रतीक है, स्वाभाविक है, उसकी महानता का ही ये प्रतीक है। उसे दक्षिण का शासक बनने का प्रस्ताव भी मिला, और उसने क्या किया, उसे अस्वीकार कर दिया। बोला भाई साहब हमें राजा नहीं बनना है। काबूल और गैरिबोल्डी दोनों के विचार अलग थे पर उद्देश्य एक ही था, और वो उद्देश्य क्या था, तो किसी भी तरह इटली का एकीकरण किया जाए। 1862 में गैरिबोल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। काबूल ने इसका विरोध किया और अपनी सेना भी भेज दी। अंततः गैरिबोल्डी ने रोम के अभियान स्थगित कर दिए। वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि काबूल ने अपनी वहां सेना भेज दी थी, तो इसीलिए गैरिबोल्डी ने रोम पे अभियान करना उचित नहीं समझा और इस अभियान को वहीं पे स्थगित कर दिया। काबूल की मृत्यु और अंतिम एकीकरण। 1862 में काबूल की मृत्यु हो जाती है। रोम और वेनेसिया अभी शेष थे, क्योंकि रोम और वेनेसिया इटली में शामिल नहीं हुए थे। वेनेसिया 1866 में ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध के बाद वेनेसिया इटली में सम्मिलित हो गया। अब एक ये जो वन लाइनर पॉइंट्स है, इसको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को याद करना है। ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध 1866 में हुआ था और इसी युद्ध के बाद जो है वेनेसिया इटली में
सम्मिलित हो गया था। अगर बात रोम की जाए तो 1870 और 71 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध होता है। फ्रांस पोप की रक्षा नहीं कर सका। विक्टर इमैनुअल ने अवसर का लाभ उठाकर रोम को इटली में मिला लिया। अब 1871 ईस्वी में रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। ये भी एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पोप ने प्रारंभ में विरोध किया, क्योंकि स्वाभाविक है, पोप नहीं चाहता था जो इटली का एकीकरण उसके अलावा कोई और करे। अगर उसके अलावा अगर कोई और कर रहा है तो स्वाभाविक है उसको तो परेशानी होगी ही। तो पोप प्रारंभ में इसका क्या करता है, विरोध करता है, बट उसके पास उतनी शक्ति थी नहीं और बाद में वो मान भी जाता है। बाद में 1929 में मुसोलिनी ने लेटरन संधि द्वारा वेटिकन की स्थिति स्वीकार की। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी साल्मा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मनी राज्यों में जहां प्रोटेस्ट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल्य राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का बन रहा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी की एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यही से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इस दौरान जर्मनी के बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हिगेल, कांट, लम्बोल्ड, अंटर्ड, जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हिगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद की विकास में भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हिगेल के विचारों से काफी प्रभावित था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव बन रहा है, जो प्रसा का चांसलर कौन था, तो वो बिस्मार्क था। अनचर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हार्डेन वर्ग तथा नवोलिस ने जर्मन के गौरवमय अतीत को सामने रखा। जर्मन में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मन एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन सॉफ्ट नामक एक सभा स्थापित की। वाइवर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कॉल्सवाद के आदेश को जारी किया था। फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की थी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापार समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालबेरी नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्र आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी थी। सेक्सोनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह
होने लगे थे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था। 1848 में बात करें तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख के युग का अंत भी कर दिया। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने 1 मार्च 1848 को पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्रवाद का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों का एकीकरण किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासक सिद्धांतों को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था, उसने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। प्रसा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता था, इसीलिए उसने अपने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बनता है। तो फ्रेडरिक के देहांत के बाद उसका भाई विलियम जो है प्रसा का शासक बनता है। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम के विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया था। अभी आपने जो भी हिंदी में पढ़ा, उसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया हुआ है, और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में अपना लैंग्वेज इंग्लिश रखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास है। हमने इसको बाइलिंगुअल कर दिया है। आप जो है वीडियो को पॉज करके, रोक के और अपना नोट्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं बिस्मार्क की। बिस्मार्क जो जर्मन संसद, देखिए जर्मन का जो संसद है ना, इसे डायट कहा जाता है। तो आपको बुक में हमेशा डायट लिखा मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायट का मतलब होता है संसद, ठीक है। तो बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रारंभ से ही हिगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन डायट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी कूटनीतिज्ञ सफलता थी, चाहे उदारवादी, राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। और ये बड़ी बात थी बिस्मार्क की, क्योंकि सभी को सम्मिलित करके और फिर अपने प्रयास को करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा, रक्त और लौह का अवलंबन किसने किया था? तो वो हो जाएगा बिस्मार्क। आप लोग इसको याद रखिएगा। बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवाएं लागू कर दी। बिस्मार्क ने 1830 के ऑस्ट्रियाई प्रसा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण ऑस्ट्रिया से किसी की मायने में कम नहीं रह गया। अब ऑस्ट्रिया भी किसी मायने में किसी से कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविग और हॉलेस्टीन राज्यों के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया।
क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद शेस्विंग प्रशा के अधीन हो गया और हालेस्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो चुका था। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, अतः प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रशा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। प्रशा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्यंभावी मतलब अनिवार्य था, परंतु बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस को समझौता कर लिया और कि ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे, मतलब वो किसी भी कारण से इसमें हस्तक्षेप न करे। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एमेनुएल से भी संधि कर ली, जिसके द्वारा ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर देगा। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध होकर ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रशा के खिलाफ सेडवान में युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्धों में फंसकर बुरी तरह पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना अनिवार्य था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इस समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रशा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध कर दिया और साथ में प्रशा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा भी मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़कर प्रेस के सामने रख दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित की गई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को। ये भी ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। तो सेडान युद्ध के उपरांत ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आप लोगों से अगर एग्जाम में ये पूछ ले किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का उदय हुआ, तो वो था सेडान का युद्ध। जर्मनी 1871 ईस्वी तक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में अपना स्थान प्राप्त कर चुका था, क्योंकि 1871 से पहले की अगर जर्मनी की बात करें तो वो अपना राजनीतिक और आर्थिक अस्तित्व लगभग खो चुका था, लेकिन 1871 के बाद वो अपना एक वैल्यूएबल राष्ट्र के रूप में अपना प्रतिनिधित्व दर्ज कर चुका था। जर्मनी का एकीकरण परीक्षा हेतु कुछ संपूर्ण नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे प्रारंभिक स्थिति हो गया, मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में सार्लमेन के समय जर्मनी संगठित था। आधुनिक युग में जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक भिन्नताएं थी, क्योंकि अगर किसी देश में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक भिन्नताएं मौजूद हों तो उस देश के लिए एकीकृत होना या उस देश को एकीकृत करना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन फिर भी ये संभव हुआ। उत्तर जर्मनी प्रोटेस्ट बहुल, प्रशा शक्तिशाली। दक्षिण जर्मनी कैथोलिक बहुल, प्रतिनिधि सभा डाइट सक्रिय। राष्ट्रवाद की भावना प्रारंभ में कमजोर थी। नेपोलियन का योगदान। अब अगर नेपोलियन की योगदान की बात करें
तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन संघ बना लिया था। इससे जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिली। 1815 में वियना कांग्रेस के बाद जर्मन संघ बना। तो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। ये लगभग हर साल एग्जाम में इस पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक से इसको ध्यान में रखिएगा। आप अपना जो नोट्स बनाइएगा इस अकॉर्डिंग टू वीडियो के हिसाब से ही बनाइएगा। आप वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर उसके बाद अपना आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है जो नोट्स बनाना उसके लिए संभव नहीं है या टाइम कम है और याद बहुत ज़्यादा करना है, तो जिस भी स्टूडेंट्स को अगर बना बनाया नोट्स चाहिए तो वो पीडीएफ में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका एक मामूली सा कॉस्ट है, वो पे करेंगे। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। प्रमुख बुद्धिजीवी की अगर बात करें तो हीगल, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद राष्ट्रवाद को दार्शनिक आधार। कांट, हेम्बोल्ट, जैकब ग्रीम और अर्नड्रॉट देशभक्ति कविताएं यही व्यक्ति लिखा करता था। अब छात्र आंदोलन की अगर बात कर लें, बुरसेन सॉफ्ट नामक एक छात्र संगठन बना। जेना विश्वविद्यालय राष्ट्रवाद का केंद्र था। अगर 1819 की बात करें तो कार्लसबाद आदेश द्वारा मेटरनिख ने दमन किया। जोलबेरिन 1834 ईस्वी, प्रशा के नेतृत्व में आर्थिक संघ, आंतरिक कर समाप्त किए। आर्थिक एकता से राजनीतिक एकता की नींव पड़ी। 1848 की क्रांति और फ्रैंकफर्ट संसद। 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। फ्रैंकफर्ट में संसद बुलाई गई। प्रस्ताव, प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के नेतृत्व में एकीकरण किया गया। उसने ताज अस्वीकार कर दिया। परिणाम, आंदोलन असफल रहा। बिस्मार्क और वास्तविक एकीकरण। ऑटोट वान बिस्मार्क 1862 में प्रशा का चांसलर बना। निरंकुश राजतंत्र का समर्थक, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया, उसको अपनाया। अनिवार्य सैन्य सेवाएं लागू की, सेना को मजबूत किया, क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए सेना का मजबूत होना अति आवश्यक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ऐसा किया। जर्मनी एकीकरण के 3 युद्ध, कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो डेनमार्क का युद्ध 1864 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रियाई प्रशा युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था, जो सेडोवा में हुआ था। और एक और जो इसका युद्ध था वो फ्रांस प्रशा युद्ध था, जो कि 1870 से 1871 ईस्वी में सेडान में हुआ था। जर्मन राज्य संघ की घोषणा 1871 ईस्वी। 18 जनवरी 1871 ईस्वी वायसराय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। विलियम जर्मन का सम्राट बना। जर्मनी यूरोप की नई महाशक्ति बनके सामने आई या उभरी। जर्मनी के एकीकरण का महत्व। जर्मनी यूरोप की महाशक्तिशाली राष्ट्र बना। शक्ति संतुलन बदला। फ्रांस कमजोर हुआ। रक्त और लौह की नीति सफल रही। याद रखने योग्य कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो है 1806 ईस्वी राइन संघ, 1834 ईस्वी जेलवेरिन, 1848 ईस्वी फ्रैंकफर्ट संधि, 1864 ईस्वी डेनमार्क युद्ध, 1866 ईस्वी ऑस्ट्रिया युद्ध, 1870-71 फ्रांस युद्ध, 1871 जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना नोट्स आसानी से बना सकते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो हिंदी लैंग्वेज में इस कहानी को, इस स्टोरी को समझें, और इस नोट्स को समझने के बाद वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए और भी सुविधा है, क्योंकि
जो पूरा कहानी है वो हिंदी मीडियम में समझाया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए एक एडवांटेज हो गया। और क्लास 10 का जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट है, वे सभी सब्जेक्ट इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाकर कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। नोट्स वगैरह हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, आप लोगों को समय पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कल एक और क्लास चलेगा चैप्टर 1 का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे करवा दिया जाएगा। और क्वेश्चन आंसर जैसे ही कंप्लीट होगा, तो इसका एक एमसीक्यू का जो क्लास होगा, वो हम कोशिश करेंगे जो उसको लाइव करें। और उसका टाइमिंग 11 बजे दिन में ही रखा जाएगा। तो कल 11 बजे दिन में आप लोग लाइव क्लास से जुड़िए और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाकर देखिए आप लोग का क्या स्कोर आ रहा है। कमेंट में आप आंसर भी लिखिए ताकि आप लोगों को पता चलते रहे आप लोगों ने कितना इस चैप्टर को समझा या पढ़ा। और तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।